आप लोगों को पढ़ा देते हैं हिंदी का एक पाठ जिसका कविता है और उसका शीर्षक है गांव का घर। एक जो कवि है उन्हें कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। और इनकी यह रचना गांव को समर्पित है। ज्ञानेंद्र पति अपने आपको बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद, समय बीतने के बाद, बहुत दिनों के बाद कवि अपने गांव पहुंचते हैं। तो गांव पहुंचते हैं तो कवि देखते हैं कि गांव में सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। पहले के जैसा गांव में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अतः कवि बड़े ही मायूस होते हैं और सोचते हैं कि बड़ा ही उत्तम था जिस समय हमारा बचपन अपने गांव में बीता था। आज की दुनिया और कल की दुनिया में बड़ा ही वह अंतर दिखते हैं। अतः कवि लिखते हैं कि गांव के घर का अंतपुर की वह चौखट। कवि का कथन कि गांव के अंतपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद या गेह वह सीमा। कवि कहते हैं कि हमको अपना बचपन याद है कि चौखट गांव की एक मान मर्यादा का प्रतीक होता था। मान मर्यादा का एक केंद्र होता था। उस चौखट में क्या होता था कि लोग सहजन के पेड़ से, आम के पेड़ से आपको बोलते हैं कि लाशा लाकर, गेह बोलते हैं या गोंद बोलते हैं, लाकर और चिपका देते थे, जिसमें से स्त्रियां क्या करती थी, आपको टिकुली साटने का कार्य करती थी। क्योंकि पहले आपको पत्थर की टिकुली बनी हुई आती थी जिसमें लाशा नहीं होता था। वह क्या करती थी, लाशा उसमें से चौखट से निकालकर और उसे चिपकाने का कार्य करती थी। तो लेखक को वह दिन याद है और आज के आधुनिक दिन से तुलना करें कि कितना आनंदमय दिन था। वह लिखते हैं, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, चौखट होती थी। तो चौखट किसी घर के, किसी खानदान के मान मर्यादा का प्रतीक होता था, जिसके अंदर बुजुर्ग आते थे तो पहले फूंकते थे, खांसते थे, तब अंदर आते थे, अंदर प्रवेश करना पड़ता था, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। पहले के पुरुष क्या पहनते थे, लकड़ी का बना हुआ चप्पल जिसको खड़ाऊ बोलते हैं, उसको खट खट की आवाज खटकानी पड़ती थी, तब वह अंदर प्रवेश करते थे कि ताकि घर की जो स्त्रियां है, घर के जो आपको बहू बेटियां है, वह अपने आंगन में बैठी हो या आपको बोलते हैं कि उसारे पे बैठी हो, आंगन में बैठी हो, तो अपने घरों में चली जाए। अतः आवाज सुनकर तब वह चौखट पार करके आते थे और प्रायः तो उसे उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे से पुकारना पड़ता था किसी के बगैर नाम लिए। और जो प्राय पुरुष होते थे, अगर वह घर के सदस्य नहीं है तो घर के बाहर ही रुक जाते थे और आवाज देते थे, बिना नाम लिए पुकारना पड़ता था दरवाजे पर से कि अरे बउओ केहू घरे बा, चाहे अय लइका सब फलना घरे बा। ये लेखन अंदर से हमारी बहू बेटियां होती थी, हमारी घरों की स्त्रियां होती थी, वह बड़े ही सुनहरे शब्दों में, धीमी आवाज में, मंद स्वर में कहती थी कि कह दी कि केहू घरे ना बा।
अपने बच्चों को कहती थी कि बउआ कह द कि केहू घरे ना बा, ताकि स्पष्ट शब्दों में वह शब्द बाहर बुलाने वाले पुरुष को सुनाई पड़ जाता था। तो वह कहते थे आज एक वह दौर था, कवि को अपना पुराना दौर याद पड़ रहा है, पुराना बीता हुआ जमाना याद पड़ रहा है। कवि कहते थे कि जिसकी तर्जन की नोक धारण किए रहते थे सारे काम काज शंख चिन्ह की तरह गांव के घर। कहने का अर्थ है पहले की स्त्रियां आपको सूर्योदय से पहले जग कर सारे काम काज को कर लिया करती थी अपने घरों का, कि हाँ हमारे घरों में अगर पुरुष आएंगे, अगल बगल की कोई स्त्रियां आएगी तो हमारा घर आंगन साफ सफाई होना चाहिए, आपको किसी की कोई शब्द नहीं सुनाई पड़े। अतः तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी कामकाज के लिए। उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध में डूबे अंगूठे की छाप, उठावना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर तिलक जो महीने के अंत में गिने जाते थे। लेखक को याद है कि जो चौखट होता था, चौखट के बगल में पहले दो पाला वाला किवारी होता था घरों में, तो एक किवारी के बगल में जो भीती का घर हुआ करता था, मिट्टी का बना हुआ जिसे भीत वाला घर कहते थे, उसको लीप दिया जाता था, लिपने का कार्य किया जाता था। और लिप कर क्या किया जाता था कि ग्वाला जो दूध लेकर आते थे तो वह क्या करते थे कि आपको दूध उठावना दे देते थे कि आज एक दिन हुआ, आज दूधवा में इस प्रकार अंगूठा बोर के और उस भीतवा पर निशान लगा देते थे। इसलिए निशान लगा देते थे और वह दूध का निशान अंत दिनों में, महीना के अंत दिनों में गिना जाता था कि कितना दिन हम दूध दिए हैं। तो वह दूध का निशान महीनों तक रहता था, क्योंकि वह आपको बताते हैं असली दूध था, दूध में पानी मिलाया हुआ नहीं था। इसलिए आज के समय में आपको कहने का अर्थ है ग्वाला लोग को कहिएगा, अहिर लोग को कहिएगा तो लोग क्या करेंगे, आपको याद रखिएगा पानी में दूध मिला के दे देते हैं। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाकर भाई लेना है तो लीजिए, ना लेना है तो ना लीजिए। लेकिन क्या है कि वह एक समय था, बुआ सुनिए, एक समय था जिसमें क्या था कि वह निशान महीने के अंत तक गिने जाते थे और वह दूध का निशान बना का बना रहता था। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। लेखक कह रहे हैं कि आज जो गांव है वह अपना घर खो चुका है, आज सब कुछ समाप्त हो चुका है। लिखते हैं पंचायत राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर आपको बोलते हैं पंचायत राज से खो गए जैसे पंच परमेश्वर। आपको याद रखिएगा कि एगो कहानी हम लोग को पढ़ना था, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना पंच परमेश्वर, जिसमें 12 सटीक ढंग से पंचायत का असली स्वरूप दिखाया गया था कि वो अपने दोस्त का साथ ना देकर आपको सत्य का साथ देता है इस कहानी में। लेकिन आज क्या है कि पंचायत से पंच परमेश्वर समाप्त हो गए हैं। आपको देखिएगा कि जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, ताकतवर है, ओकरा तरफ से बिना बुलाए हुए व्यक्ति बोलेंगे। लेकिन अगर जायज बात कह दिया जाए, सही बात कह दिया जाए तो पंचायत में लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि पंचायत से आज पंच परमेश्वर समाप्त हो गए हैं। मुंह देखकर लोग पंचायती करता है, उचित अनुचित का बात नहीं है। यह कवि कहते हैं बिजली बत्ती आ गई कब की बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटियुआ के दहेज में टीवी भी लालटेन भी टीवी भी। आपको बताते हैं कि कवि कहते हैं कि आज एक जमाना था कि घर आंगन में आपको दीपक जला करते थे और दीपक जला करते थे तो सब कोनों को, सभी को आपसी प्रेम था, स्नेह था। लेकिन वह दीपक चला गया और उसके बाद में उसके स्थान पे आज बिजली बत्ती आ गई है। कहने के लिए घर में उजाला है, लेकिन सबके मन में अंधेरा छाया हुआ है। सब एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, नफरत की भावना रखते हैं। लेकिन जिस समय घरों में दीपक जला करते थे उस समय सबके मन में एक प्रेम और स्नेह का वह दीपक हुआ करता था।
कहते हैं कि अब के बिटिया के दहेज में टीवी भी आपको बतलाते हैं कि जिस समय भारत की प्रथम प्रथम फिल्म बन रही थी, आपको बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र, उस समय बेश्या को लाया गया था कि आप स्टेज पे आइए डांस कीजिए, तो बेश्या भाग गई थी सब कोई लजा कर कि हमारा सारा सूरत देख लेगा, हमारी तस्वीर देख लेगा भारत के लोग, इसलिए फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। लोग टीवी देखने जाता था, टीवी का नाम उस समय सिनेमा का नाम बाइस्कोप था, तो लोग गलत नजर से देखता था। लेकिन आज के समय में पहला मांग बिटिया के दहेज में क्या हो रहा है? टीवी चाहिए। यह कवि लिखते हैं, ये अपने समय का दौर लिखते हैं कि टीवी का मांग करते हैं। पहले छोटे छोटे बच्चा को टीवी नहीं देखने दिया जाता था कि उससे उनका आदत खराब हो जाएगा। आज का समय तो आधुनिक है कि कहने का अर्थ छोटा सा बच्चा भी रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दीजिए तो वह चुप हो जाएगा। ऐसा प्रवृत्ति चला आया है। यह प्रवृत्ति था। लालटेन है दिन भर आलो के कैलेंडर से ढका हुआ, लालटेन तो घर में है लेकिन लोग क्या किया है कि लालटेन को टांग दिया है और ऊपर कैलेंडर रख दिया है, उसको ढक दिया है। रात के उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं कहीं बहुत दूर पट भिरकाए। कवि कहते हैं कि एक समय था, एक समय था जब कहने का अर्थ है कि जब नाच आता था, नृत्य होते थे, तो हमारे घर की बहू बेटियां एक साथ बैठकर पूरा परिवार देखते थे। उस समय का नाच, उस समय का जो नाच होता था, उस समय का नृत्य होता था, हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता था। उसमें बताया जाता था, अगर वह नृत्य क्या होते थे, हत्यारिन बहन, एक बहन किस प्रकार से अपने भाई की हत्या कर देती है, यह नाटक हुआ करता था। शीत बसंत हुआ करता था, जिस समय बतलाया जाता था कि सौतेली माँ के न रहने पे सौतेली माँ कैसा व्यवहार करती है, शीत बसंत जैसा नाटक हुआ करता था। आपको बोलते हैं कि सती बिहुला जैसा एक महान पात्र हुआ करता था कि पति के ना रहने पर भी, पति के मृत्यु के बाद में स्त्रियां यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। आपको बोलते हैं सत्यवान सावित्री हुआ करता था, अशोक के फूल हुआ करते थे। आपको बोलते हैं यह नाटक हुआ करते थे, यह नृत्य हुआ करते थे जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखती थी। लेकिन आज क्या है, नृत्य तो हो रहे हैं, नाच तो हो रहे हैं, मदमस्त ऑर्केस्ट्रा दूर बज रहा है जिसके संगीत इतने भदे हैं जिसे सुनकर व्यक्ति को शर्म सी लग रही है। आपको बोलते हैं पूरा समाज उसे कुछ दूर रखा हुआ है। यह कवि का कथन है कि आज आवाज भी नहीं आती है, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। पहले एक दौर था जब कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के समय एक शब्द सुनने को मिलता था कि जो आवाज आती थी दूर से, वह आवाज सुनकर व्यक्ति अंदाजा कर देता था कि देखिए कि फलाने रानी के ऊपर विपद पड़ा हुआ है, मुसीबत पड़ा हुआ है, वहां का प्रसंग कोई खेल रहा है नाटक में। जब भी कोई आवाज आती थी तो लोग कहते थे कि आज दूसरे गांव में यह नृत्य हो रहा है, जिसमें आज कहने का अर्थ एक दृश्य को दर्शाया जा रहा है। आवाज की रोशनी आती थी जिससे सुनकर व्यक्ति के जीवन शैली बदलती थी। कवि लिखते हैं कि होरी चैता बिरहा अल्हा गुंगे, बिहार के जन्मभूमि पर होरी, होरी और होली में बड़ा फर्क है बाबू। होली, कभी होली ना लिखकर होरी लिखते हैं, तो होली होरी, होरी लिखते हैं कवि। तो होली त्योहार है और होली के अवसर पर आपको जो संगीत गाए जाते हैं उसे कहने का अर्थ है कि होरी कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि आज यह होरी तो गूंगा हो चुका है, इस साल कोई गीत निकलेगा और अगला साल चौपट हो गया, अगला साल कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन प्राचीन काल के जो होरी हुआ करते थे तो वह होरी काफी सुनहरा हुआ करते थे। लोगों के कहने का अर्थ दरवाजे पर, या जब त्योहार आता था तो लोग एक दूसरे के दरवाजे पे जाया करते थे। गांव में लोग ढोलक लेकर, झील लेकर, झाल लेकर जाया करते थे। उनके दरवाजे पे पुआ वगैरह बनता था, कुसमा बनता था, उनको पिलाया जाता था, उनको भोजन कराया जाता। तब वहां लोग गीत गाते थे और शुरुआत करते थे होरी। होरी का गीत आपको हम दो पंक्ति सुनाते हैं जिसमें उल्लेख करते थे कि आपको शुरुआती दौर में पहला समर्पित हम लोग करते थे राम को,
सिया निकले अवधवा की ओर की होरिया खिले राम लला। यहां पर यह पंक्ति, यह होरी है कि सिया अवध की तरफ निकली हुई है और राम होरी खेलने का कार्य करे। यह संगीत हुआ करता था। दूसरा संगीत हुआ करता था, उन्हीं के दरवाजे पे कृष्ण को समर्पित किया जाता था। कृष्ण के ऊपर आप लोग सुने होंगे कि एक कान्हा होली खेले अइहा जमुना के तीर, एक कान्हा होरी खेले अइहा जमुना के तीर, तू एक कान्हा अपने अइहा ग्वाल बाल के भी लइहा, राधा रानी के लइहा जरूर, एक कान्हा होली खेले अइहा जमुना के तीर, एक कान्हा होली खेले अइहा। यह होरी हुआ करते थे। जैसे ही जब वहां से व्यक्ति उठते थे, वहां से जाने का कार्य करते थे, तो अंत में गाया करते थे कि सादा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होरी हो। एक तरफ खेलस कुंवर कन्हाई, एक तरफ राधिका गोरी हो, सादा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेलस होरी हो। आज यह होरी आपको गूंगा हो चुका है। कोई व्यक्ति आपको बोलते हैं कि इसका उच्चारण तक नहीं सुनने को मिलता है। आज कहने का अर्थ है ऐसे भद्दा संगीत बज रहे हैं जिसको सुनकर शर्म आती है। एक आपको बोलते हैं कि देवर और भाभी के बीच में नहीं, बल्कि यह सबका प्रेम और स्नेह का त्योहार होता था होली। आज ऐसे ऐसे प्रसंग लाकर लोग उजागर कर रहे हैं जिनको सुनकर व्यक्ति को शर्म आ रहा है। आज होरी गूंगा हो चुका है। इसलिए कवि कहते हैं कि आज होरी गूंगा हो रहा है। आपको कहने का अर्थ है कि जब भी कोई जाते थे आगे तो किसी के ध्वनि से सुनाई पड़ता था कि शिव पार्वती के प्रसंग को, पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही पनिया लाले लाल। शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती आज हमको भी पानी लाल चाहिए। तो पार्वती क्या कहती है उनको कि ए अरभंगिया तू रही गईला भोला, हमके बतावा कि पानी लाल कहाँ होला, एकर अलग खरीद के परी हैं गुलाल, ए गौरा हमरो के चाही पनिया लाले लाल। यह प्रसंग है। आपको कहने का अर्थ है होरी का। कवि कहते हैं कि यह होरी गूंगा हो चुका है। चैतावर, आपको इसका तो नामो निशान मिट गया है चैतावर का। आपको बोलते हैं, वह भी छोटी एक प्रसंग है चैतावर का कि आपको सुनहरे शब्दों में लोग कहने का अर्थ है कि चैत महीने में इस प्रसंग को लोग गाया करते थे। चैतावर को कहने का अर्थ है कि आज वह समाप्त हो चुका है चैतावर हमारे यहां से। आपको कि सब दिन बोलल कोयलिया भोरे भिन सारे, आज काहे बोललू आधी रात नु। चैतावर है कि सब दिन कोयल कहने का अर्थ भोर भिन सार बोलती थी, आज काहे बोललू आधी रात, आधे रात को। चैतावर समाप्त होने के क्रम में है। दूसरा कवि लिखते हैं कि आपको बिरहा और आल्हा यह गूंगे हो चुके हैं। हमारे यहाँ का शान हुआ करता था। आपको आल्हा रुदल आज क्या है, यह सारे के सारे प्रसंग आपको बोलते हैं कि समाप्त हो चुके हैं। आज कहीं कहीं सुनने को मिलता है आपको आल्हा का एक प्रसंग हमेशा आकर सुनने को मिलता है कि आल्हा रुदल अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप मुझे बताइए कि मेरे बाप को किसने मारा है। हमने सुना है कि मांडवगढ़ में हमारे पिता की खोपड़ी टंगी हुई है। तो माता उनको समझाती है कि नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। तो वहां पर आल्हा और रुदल दोनों अपनी माँ से एक शब्द का बखान करते हैं कि जो ना मारे बाप के बैरी, जेकर मांस खा कुत्ता सियार ना खाए। कि जो अपने बाप के दुश्मन को नहीं मारता है उसका मांस कुत्ता और सियार भी नहीं खाता है। हे माँ आप मुझे बताइए कि मुझे अपने पिता के शत्रु से बदला लेना है। आज आल्हा है, इतना बड़ा इतिहास रहते हुए भी आल्हा गूंगा दिखाई दे रहा है। लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना, आकाश के अंधेरे को काटते हुए। बिहार हमारे लोक गीतों की एक भूमि है। लोक गीतों में आज भटकता है अनगाया हुआ एक अनसुना हुआ शोक गीत। लोक गीत के नाम पर आज अपने यहाँ क्या है, ऐसे अभद्र अभद्र शब्द, ऐसे अभद्र अभद्र संगीत सुनने को मिल रहा है जिसका उल्लेख करना आपके कहने का अर्थ है सरासर गलत होगा। लेकिन लोकगीत आज शोक गीत में बदल चुका है। लोकगीत में पहले का एक दौर था
जब लोग यहाँ लोगों के द्वारा गाया गया, लोक गीत लोगों के द्वारा गाया गया, हमारे पूर्वज जो गाते चले आए उन्हीं संगीत को जब हम गाने का कार्य करते हैं अपने क्षेत्रीय स्तर से, उसको हम लोक गीत कहते हैं। जैसे के जइए हाजीपुर, के जइए पटना, के जइए कलकत्ता नौकरिया, यह संगीत है, लोकगीत है। तो सैया जइहन हाजीपुर, बाबा जइहन पटना, की भैया जइहन कलकत्ता कचहरिया, की भैया जइहन कलकत्ता कचहरिया। आपको यह जो लोक संगीत है इसमें सारे प्रसंगों का उल्लेख है कि आपको एक स्त्री मांग करती है कि के लइहन घंघरा चुनर, के लइहन लहंगा पटोर, के लइहन, आपको उसमें सिंदूर का भी उल्लेख चला आता है। तो यह लोकगीत है जिसको अनगाया हुआ, अनसुना हुआ दिखाई दे रहा है। 10 कोस दूर से शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलावा तो कब के मर चुका। मनोरंजन के लिए आपको कभी सर्कस आया करता था लोगों के बीच, आज सर्कस क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जैसे गंजदत्त को गवाकर गिर गया हो कोई हाथी, गंजदत्त को गवाकर कोई हाथी, जैसे क्या है कि गंजदत्त हाथी का कीमत उसके जो 2 दांत होते हैं उनसे होते हैं, जब दोनों दांत उसका गिर जाता है तो हाथी व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि आज कहने का अर्थ है कि शहर अब कुछ गांव है, पुराने सभ्यता और संस्कृति को मिटाकर आज कहने का अर्थ है अपना महत्व खो चुका है। अदालत और अस्पतालों के कहने का अर्थ है चक्कर लगाते लगाते गांव की रीढ़ झुरझुराती है। आज ग्रामीण क्षेत्र अस्पताल और गांव का चक्कर लगाते लगाते बोलते हैं कि उनके रीढ़ झुरझुराने का कार्य कर रही है। इस तरह से कवि का यह बखान है अपने गांव के प्रति। इसमें क्वेश्चन रहता है कि पंचायत से कौन खो चुका है, और आपको बोलते हैं कविता में शोक गीत किसे कहा गया है, आपको बोलते हैं आवाज की रोशनी का अर्थ क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे जो आपको याद करना है।